हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एसके मिश्रा आज आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक पॉलिटी से निकाल के एक वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये शुरुआती अनुच्छेद से ही संबंधित है। तो देखिए, संविधान के अंतर्गत जो भी चीज़ें होंगी हम लोग उसको एक एक वीडियो में धीरे धीरे कवर करते चले जाएंगे। आप तनिक भी टेंशन लीजिए, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हर वीडियो में आपको कुछ न कुछ चीज़ें मिलती रहेंगी, आप उसको नोट करते रहिए और अपना एक नोट्स बनाते रहिए। बाद में जब भी क्लासेस चलेंगी तो आपको सारी चीज़ें पीडीएफ रूप में दे दी जाएंगी। तो आइए देखते हैं कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में आज हम यहाँ चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, पहला ही जो कि पॉइंट है आप जानते हैं। तो पहला ही लाइन देखिए, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पहला क्वेश्चन आपका यहीं से निकल आएगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र की परिभाषा या अवधारणा या कहाँ से अभिप्रेत है। तो आप बता सकते हैं कि कनाडा के संविधान से ये लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से ये लिया गया है। अब देखिए, अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा जो भारतीय संविधान में की गई है वो अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत ही की गई है। 1 से 4 में जितनी भी बातें होंगी इससे संबंधित वो हम लोग आज यहाँ देखेंगे। तो देखिए, अनुच्छेद 1 है क्या, उसको हम लोग देखते हैं। संघ का नाम, अनुच्छेद 1 में संघ का नाम है और उसका राज्य क्षेत्र है। संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। देखिए, अनुच्छेद 1 मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। किसका? राज्यों का एक संघ होगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं लाइन है। अर्थात भारतीय राज्य क्षेत्र में किसी राज्य को शामिल होने का अधिकार तो है, परंतु भारतीय राज्य क्षेत्र से बाहर जाने या निकलने का अधिकार नहीं है। यही आपका अनुच्छेद 1 है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में राज्यों को शामिल होने का अधिकार है लेकिन निकलने का अधिकार नहीं है। इसी संदर्भ में देखिए, इसीलिए इसको विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। तो देखिए, एक पहला क्वेश्चन यहाँ से कि भारतीय संविधान में जो भारत का संवैधानिक नाम है, तो आप बता सकते हैं भारत का संवैधानिक नाम भारत अर्थात इंडिया, दो ही नाम यहाँ दर्शाए गए हैं संविधान में। सेकेंड बात, अगर ये कोटेशन डायरेक्ट देख के पूछ लिया कि विनाशी राज्यों भारत कैसा संघ है, तो आप बता सकते हैं कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अगली लाइन देखिए क्या है, जबकि अमेरिका के संदर्भ में, ये भारत के बारे में हमने बात की, अगर हम यहाँ बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के संदर्भ जो अमेरिका का जो संघ हो वो कैसे संघ है, ये देखिए, वो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। कैसा संघ है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। देखिए, ग्राफ हम यहाँ बनाने जा रहे हैं, उसको जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से चीज़ें आप लोगों को स्पष्ट हो जाएंगी कि है क्या। देखिए, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भारत के बारे में कहा गया है। इसका मतलब यह है कि भारत में जो है संघ प्रमुख होगा। संघ क्या होगा? प्रमुख होगा, अर्थात संघ शक्तिशाली होगा। संघ को जो है राज्य बनाने का अधिकार दिया जाएगा। संघ राज्य बनाने का अधिकार दिया जाएगा। अगर संघ राज्य बना सकता है तो संघ राज्यों को खत्म भी कर सकता है। संघ राज्यों को देखिए खत्म भी कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि अविनाशी राज्यों का विनाशी विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। क्या कहा जाता है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। जबकि अमेरिका के संदर्भ में ये बातें एकदम अपोजिट हैं। देखिए, वहाँ होगा क्या कि कई राज्य होंगे, कई राज्य मिलकर बनाएंगे, कई राज्य मिलकर एक संघ बनाएंगे, कई राज्य मिलकर एक संघ बनाएंगे। यहाँ देखिए, अगर एक राज्य हट भी जाए तभी ये लोग जो राज्य बचेंगे वो अपने लिए संघ का निर्माण करेंगे, अगर राज्य संघ का निर्माण कर सकते हैं तो राज्य, देखिए राज्य भी खत्म, अगर राज्य संघ को बना सकता है तो राज्य संघ को मिटा भी सकता है या राज्य संघ को खत्म कर भी सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। दो बातें आपने देखी, दोनों के बारे में हमने यहाँ चर्चा की। आगे देखिए, नेक्स्ट है क्या, अभी आपने चर्चा किया संघ के बारे में। तो देखिए, संघ से चीज़ें निकल कर आएंगी, संघ में आखिर शामिल कौन होगा। जो हम लोग यहाँ संघ के बारे में बात कर रहे हैं, आखिर वो संघ है क्या, जिसमें शामिल कौन कौन होंगे। तो संघ में शामिल कौन होगा उसके बारे में देखिए कि राज्य शामिल होंगे, एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल होगा और भारत सरकार द्वारा जो युद्ध या संधि के माध्यम से जो क्षेत्र अर्जित किए जाएंगे वो भी इसमें शामिल होंगे। अर्जित क्षेत्र किसको द्वारा? जो युद्ध है, संधि है या अध्यर्पण जो भी होता है उसके जरिए। तो वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी? 28। ये वर्तमान संख्या है, ध्यान दीजिएगा। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है वर्तमान में? इस समय 8। देखिए, राज्यों की संख्या अभी तक कितनी थी? 29। राज्यों की संख्या आप जानते थे 29 थी, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य को खत्म किया गया। अभी आप लोग वहाँ बहुत दिनों से देखिए चर्चा में था कि आर्टिकल
170 जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में विशेष प्रावधान करता है। और आर्टिकल 35A, आर्टिकल जो है 35A मतलब आप कह सकते हैं 35A दोनों को खत्म किया गया और राज्य को खत्म करके दो नए संघ शासित प्रदेश बनाए गए, दो नए संघ शासित प्रदेश बनाए गए। ध्यान दीजिए, अगर एक राज्य को खत्म किया तो 29 से राज्यों की संख्या घटकर आ गई पुनः 28 पे, इसीलिए वर्तमान में 28 राज्य हैं और दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने। पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? 7 और 2 बने। 2 कौन कौन से बने अभी हम लोग नीचे उसको देखेंगे। इस प्रकार संख्या कितनी हो गई? 9। पुनः 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जब 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो फिर से जो 2 थे 2 को मिलाकर 1 बनाया गया, तो फिर से संख्या कितनी हो गई? 8, जो कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है आप देख रहे हैं? 8 यहाँ दर्शाया गया है। वही यह 8 कैसे आया है? अब देखिए कौन कौन से वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खत्म किए गए या इसमें शामिल किए गए। पहला नोट क्या कहता है कि जम्मू कश्मीर राज्य, देखिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 आया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने। देखिए जम्मू कश्मीर पहले राज्य था मित्रों, उसको खत्म करके 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। पहला एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। अब कब बना ये डेट आप लोग देखते रहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है कि करंट से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। देखिए ये दोनों करंट के ही क्वेश्चन हैं यहाँ पे और इसको कोरिलेट किया गया है पॉलिटी में। पॉलिटी का ही है विषय तो पॉलिटी में ही डाला जाएगा और ये चीज़ें आपको मूल संविधान में नहीं देखने को मिलती हैं। तब आप लोग कहते हैं कि क्वेश्चन बाहर से पूछा आया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। करंट के ही क्वेश्चन रहते हैं जो कि उस सब्जेक्ट के जो रिलेटेड करके उसी से पूछा जाता है। तो 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने। दूसरा पॉइंट देखिए कि दादर नगर हवेली तथा दमन दीव, जो दादर नगर हवेली और दमन दीव अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको 26 जनवरी 2020 को मिलाकर दमन दीव और दादर नगर हवेली संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसीलिए संख्या वहाँ घटकर 9 से 8 हो गई। अब देखिए नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। देखिए अभी आपने देखा संघ में शामिल कौन कौन? संघ में राज्य शामिल होगा, केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे और ऐसे क्षेत्र शामिल होंगे जो भारत सरकार युद्ध या संधि के माध्यम से अर्जित करेगी। तो ध्यान देखिए कि ऐसे कौन से वो क्षेत्र हैं, आइए उनको हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन से वो क्षेत्र हैं। तो देखिए यहाँ एक माफ करिएगा, यहाँ टाइपिंग एरर हो गई है, उसको हम लोग यहाँ करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ वर्ष जो है 1954 का दिया गया है, ये वर्ष 1954 का है। 1954 में पांडिचेरी के साथ कुछ और क्षेत्र आप नाम याद रखिए, माहे, यनम और कराईकल किनसे अर्जित किया गया? फ्रांसीसियों से अर्जित किया गया। वर्ष कौन सा था? 1954 का। उसके बाद सेकेंड वाला देखिए क्या है, 1961 में गोवा के साथ दमन दीव पुर्तगालियों से, किनसे? पुर्तगालियों से सैन्य कार्यवाही द्वारा अर्जित किया गया। देखिए क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आएगा कि गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त किया गया। उसी के संदर्भ में गोवा मुक्ति दिवस भी मनाता है। तो कब मुक्त किया गया? 1961 में। कैसे मुक्त किया गया? तो सैन्य कार्यवाही के द्वारा मुक्त किया गया। और जो सैन्य कार्यवाही भारत सरकार के द्वारा की गई उसको एक नाम दिया गया। अक्सर वनडे एग्जाम में भी प्रश्न देखने को मिलता है। तो नाम कौन सा था उसको देखिए, उसका नाम था ऑपरेशन विजय। जो पुर्तगालियों के खिलाफ भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया उसका नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। ध्यान देखिएगा, अगर ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है पूछे तो आप डायरेक्ट उत्तर लगा सकते हैं गोवा से। या गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ तो आप लगा सकते हैं 1961 में। फ्रांसीसियों से कब मुक्त कराया गया पांडिचेरी को, आप बता सकते हैं 1954 में। तो ये सब चीज़ें हैं, इन लोगों को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वो था आपका अनुच्छेद 1। अब देखिए अनुच्छेद 2 क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जो नए राज्यों का प्रवेश होगा भारत संघ में वो कैसे होगा, उसकी स्थापना कौन करेगा। तो देखिए नए राज्यों का प्रवेश करेगी कौन? संसद। नए राज्यों का प्रवेश कौन करेगा? देखिए पहला क्वेश्चन, नए राज्यों का प्रवेश कौन करेगा? संसद करेगी। कैसे करेगी? अपने साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से। अब आप पूछेंगे साधारण बहुमत होता क्या है, उसको आप देखिए यहाँ साधारण बहुमत किसे कहते हैं। तो साधारण बहुमत क्या है? दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत, अर्थात उस दिन या उस समय सदन में जितने भी सदस्य उपस्थित होंगे उनकी कुल सदस्य संख्या के बहुमत, कुल सदस्य संख्या के बहुमत, ये आपका साधारण बहुमत होता है। यहाँ देखिए एक और बहुमत है। बहुमत के बारे में आप लोग 3 चीज़ें दर्शाई जाती हैं, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। यहाँ 2 के बारे में हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। जो संविधान संशोधन पढ़ाएंगे तो हम आपको सारी चीज़ें एक करके बता देंगे। अब देखिए विशेष बहुमत क्या है। विशेष बहुमत किसे कहते हैं? कुल सदस्य संख्या के बहुमत
जो भी सदस्य उपस्थित होंगे उनकी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, मतदान करने वाले सदस्यों का कितना बहुमत, 2/3 बहुमत जो होगा वो विशेष बहुमत कहलाता है। अब देखिए इसके संदर्भ में एक नोट है, जब संसद नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करती है तो उसे संविधान की पहली तथा चौथी अनुसूची में संशोधन करना अनिवार्य। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मान के चलिए। यूपीएसआई वाले ध्यान देते रहें, यहाँ से यही सब वो प्रश्न है जो अंदर से आएंगे, तो आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी करने में। कि पूछेगा कि जब संसद नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है तो उसे संविधान में कहाँ कहाँ संशोधन करना अनिवार्य होता है, तो आप बता सकते हैं कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची। पहली अनुसूची का भी संबंध जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से है, और चौथी अनुसूची आप जानते हैं कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो राज्यों के लिए निर्धारित किया जाता है। तो देखिए नए राज्यों का प्रवेश, यहाँ कुछ नए राज्य दिए जा रहे हैं जिनका प्रवेश वर्ष दिया है, उसको आप एक एक करके ध्यान दीजिए। देखिए नए राज्यों का प्रवेश कराएगी कौन, संसद कराएगी अपने साधारण मोहर से, अभी आपने देखा। तो आइए देखते हैं इनका गठन वर्ष क्या क्या है। आंध्र प्रदेश, देखिए पहला राज्य है आंध्र प्रदेश 1953। देखिए 2 ऐसे इसमें राज्य हैं जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे वीडियो में। आंध्र प्रदेश 1953। गुजरात कब शामिल किया गया, तो आप बता सकते हैं 1960 में। गुजरात कब शामिल किया गया, 1960। नागालैंड 1963। हरियाणा 1966। हिमाचल प्रदेश 1971। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा को देखिए 1972। और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987। छत्तीसगढ़ देखिए 1 नवंबर 2002। और उत्तराखंड को जो है उत्तराखंड का 9 नवंबर 2002। उसके बाद आता है झारखंड का नंबर, झारखंड है 15 नवंबर 2002। उसके बाद सबसे अंतिम राज्य बना था देखिए तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को बना था। देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन निकल के आए हैं। 2 ऐसे यहाँ पे वर्ष दिए गए हैं जिनके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। एक है आपका आंध्र प्रदेश और दूसरा है सिक्किम। एक आंध्र प्रदेश और दूसरा सिक्किम। अब देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे निकल कर आएगा। अगर वनडे एग्जाम में यहाँ से सवाल बने तो डायरेक्ट राज्यों का गठन वर्ष पूछ सकता है कि हिमाचल का, मिजोरम का, नागालैंड या गुजरात, त्रिपुरा, आंध्रा कब गठित किया गया था। अगर ये चीज़ सिविल में आएगी तो सिविल वाले ध्यान देखते रहें, उनके लिए मिलान करने को आएगा। 4 इधर दे देगा, 4 इधर दे देगा। आप यहाँ दे देगा राज्यों का प्रवेश वर्ष और यहाँ दे देगा कि जो उनका वर्ष दिया गया है राज्यों का नाम, वो वर्ष दे देगा। आप उसको मिलान, यहाँ चीज़ें आप देखते रहें ताकि कायदे से मिलान करने में आपको दिक्कत न हो। यहाँ पे देखिए 3 और राज्य जो हैं इनके बारे में क्रम पूछा जाता है कि पहले कौन हुआ, बाद में कौन हुआ। तो देखिए 3 यहाँ ऐसे राज्य आपको दिख रहे हैं जिनका गठन वर्ष एक ही है। वो कौन कौन से हैं, 2000, देखिए 2000 कौन, झारखंड है, उत्तराखंड है और छत्तीसगढ़। इनका क्रमांक क्या है पहले आप उसको देखते रहिए। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ हुआ था, 9 नवंबर को उत्तराखंड, और सबसे अंतिम अगर पूछा कि सन 2002 में गठित होने वाला अंतिम राज्य कौन, कुछ प्रश्न ऐसे ही बनते हैं तो आप बता सकते हैं कि झारखंड। उसके बाद तेलंगाना आपने देखा ही। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। गठन वर्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी चीज़ मिस मत करिएगा वीडियो का, क्योंकि यहाँ जितनी भी चीज़ें लिखी हैं सब एक प्रश्न ही है। यहाँ से क्वेश्चन, अगर आपने इस वीडियो को छोड़ा समझिए आप क्वेश्चन छोड़ कर चले जाएंगे। नोट देखिए उसके संदर्भ में क्या है कि 35वां संविधान संशोधन किया गया। किसके लिए, 35वां संविधान संशोधन, गठन वर्ष 1974। 35वां संविधान संशोधन कब किया गया, तो आप बता सकते हैं 1974। ध्यान दीजिए मित्रों, संविधान में है क्या क्या, अनुसूची है, भाग है और संविधान संशोधन है। इन्हीं 3 चीज़ों से ही मिलकर पूरा संविधान आपका तैयार होगा। अनुसूची हम आपको पढ़ा देंगे, भाग भी आप पढ़ेंगे, अनुच्छेद भी पढ़ते हैं, और उसके बाद संविधान संशोधन। तो जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में आप 2 की चर्चा यहाँ देख लीजिए। कम से कम 2 आपके तो कम हो जाएंगे, उसके बाद जो भी होगा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करते चले जाएंगे। तो 35वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1974 में। और हुआ किस लिए, सिक्किम को उस समय सह राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को सह राज्य का दर्जा कब दिया गया, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को क्या बनाया गया, एसोसिएट स्टेट। सिक्किम को एसोसिएट स्टेट, या आप कह सकते हैं कि को स्टेट की संज्ञा जो है को स्टेट बनाया गया सिक्किम को। नेक्स्ट क्या है, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 1975। किसके लिए किया गया, ये भी सिक्किम के लिए किया गया। और उस समय सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए जहां उसके पहले सह राज्य का दर्जा दिया गया था वहीं सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, दोनों नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, 1975 में। जब सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो कौन सा राज्य बना, या क्रमांक पूछेगा अगर तो आप बता सकते हैं क्रमांक उसका कौन सा है, 22वां।
क्रमांक कौन सा है? 22वां। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है आपका। देखिए अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया। देखिए अनुच्छेद 3 में ये 4 ही बातें जो आप लोगों के यहाँ डिस्क्राइब करने में जा रहा हूँ, वही 4 ही बातें, इनके अलावा अनुच्छेद 3 में कुछ है नहीं। इसके अलावा भी अगर कुछ चीज़ें आती है तो आप मान चलिए कि वो चीज़ गलत होगी। अगर कथन या निष्कर्ष करके सवाल आते हैं बताइए इनमें से कौन सा शामिल है, तो आप समझ जाइएगा इन 4 के अलावा जो भी आएगा वही शामिल नहीं होगा। संसद, देखिए नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ करेगी कौन? संसद करेगी। पहला क्वेश्चन, संसद कैसे करेगी? साधारण बहुमत से करेगी। करेगी क्या? देखिए जो नए राज्य होंगे, या तो नए राज्यों के संदर्भ में करेगी या तो जो वर्तमान में राज्य हैं उनके संदर्भ में संसद कार्य करेगी। तो करेगी क्या संसद? वो देखिए जो वर्तमान राज्य हैं या नए राज्य जो बनेंगे उनके देखिए क्षेत्र को बढ़ा सकती है। अगर पहला पॉइंट आप ये डालें, पहला पॉइंट अगर आप ये डालें तो आप समझ जाइए कि क्षेत्र को उसके संसद क्षेत्र को बढ़ा सकती है। सेकेंड पॉइंट क्या है? क्षेत्र को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, घटा सकती है। तीसरा पॉइंट सीमा में परिवर्तन, और चौथा पॉइंट आपका है कि राज्यों के नामों में परिवर्तन। इन 4 के अलावा अनुच्छेद 3 में मित्रों कुछ नहीं है। इन 4 के अलावा जो भी चीज़ें होंगी वो अनुच्छेद 3 के बाहर आ जाएंगी। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग कि संसद करेगी कैसे? साधारण बहुमत से। अब यही 4 चीज़ ही संसद करेगी इसके अंतर्गत, और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए जो राज्यों से संबंधित विधेयक होगा, जो राज्यों से संबंधित विधेयक होगा उसको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जैसे अभी आपने देखा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन, जम्मू कश्मीर एक्ट जो बना था 2019 वाला, तो वो कैसे तैयार किया होगा उसके लिए आप लोग देखिए। जो प्रस्ताव मंत्रिपरिषद लाएगी, प्रस्ताव लाएगा कौन? मंत्रिपरिषद। प्रस्ताव कौन लाएगा? मंत्रिपरिषद। अब देखिए जो प्रस्ताव मंत्रिपरिषद लाएगी वो मंत्रिपरिषद प्रस्ताव प्रेषित करती है राष्ट्रपति को। किसको देती है? देखिए क्रम कैसे कोरिलेट होता है दूसरे से, या कैसे विधेयक तैयार होता है राज्यों से संबंधित, हम लोग उसको यहाँ देखते हैं कि मंत्रिपरिषद तैयार करेगी, देगी किसको? राष्ट्रपति को। किसको देगी? राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति करता है क्या है कि राष्ट्रपति उस विधेयक को, जिस राज्य, जैसे अगर जम्मू कश्मीर से है तो जम्मू कश्मीर को, उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश को, फिलहाल तो अब जम्मू कश्मीर राज्य की श्रेणी में नहीं रह गया इसलिए उसकी चर्चा हम लोग यहाँ नहीं करते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है तो राष्ट्रपति करेगा क्या? उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल, मतलब ये उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के पास वो विधेयक आएगा। अब विधानमंडल करेगा क्या उस विधेयक का? देखिए उस विधेयक पर विधानमंडल अपनी राय व्यक्त करता है। राष्ट्रपति को उसको अपनी राय देनी होती है, लेकिन वो बाध्य नहीं अपनी राय देने के लिए। एक निश्चित सीमा तय की जाती है, अगर उस सीमा के अंतर्गत विधानमंडल अपनी राय प्रेषित किया तो सही है, नहीं तो पुनः राष्ट्रपति के पास विधेयक वापस चला जाता है और विधानमंडल द्वारा वह पारित माना जाता है। अब देखिए उसी बारे में क्या कहा है कि राज्यों से संबंधित विधेयक, एक और बात देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे कि जो ये इंपॉर्टेंट है आपका कि राज्यों से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति। देखिए जो मंत्रिपरिषद जो है विधेयक राष्ट्रपति की ही पूर्व सहमति या सिफारिश से संसद में प्रस्तुत करती है। जब तक राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं होगी, राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिलेगी, मंत्रिपरिषद ऐसा कोई भी विधेयक सदन में प्रस्तुत नहीं कर सकती। सदन में प्रस्तुत हुआ, उसके बाद गया क्या राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने क्या किया? संबंधित राज्य के विधानमंडल को दिया। विधानमंडल ने अपनी राय व्यक्त की या न की, राष्ट्रपति उसकी राय मानने के लिए बाध्य नहीं, पुनः विधेयक राष्ट्रपति के पास वापस। और संसद के सदन में, चाहे लोकसभा, देखिए लोकसभा व राज्यसभा से विधेयक पास होने के उपरांत संसद के किसी भी सदन में विधेयक जा सकता है, चाहे पहले राज्यसभा में आ जाए चाहे पहले लोकसभा में आ जाए। एक सदन पास करेगा, दूसरे सदन के पास जाएगा, उसके उपरांत राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट यही है कि क्या जो विधेयक तैयार होगा राष्ट्रपति उस पर बाध्य करने के लिए तैयार है, तो आप कहेंगे हाँ राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, क्योंकि आपने अभी देखा कि ऐसे संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से ही संसद में या सदन में प्रस्तुत किए गए हैं, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि अनुच्छेद 368 में संशोधन कर, देखिए दोस्तों संविधान संशोधन यहाँ और देखने को आपको मिल रहे हैं कि अनुच्छेद 368 में संशोधन कर। देखिए कोई भी कानून बनता है तो तब तक कानून रहता है जब तक कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करता। जब ही राष्ट्रपति अगर किसी कानून पर अपना हस्ताक्षर किया तो वही हस्ताक्षर जो है एक्ट बनता है, जिसको आप लोग अधिनियम कहते हैं। तो चलिए देखिए हुआ कि 368 में संसद संशोधन कर, किसमें? अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो आप बता सकते हैं कि आर्टिकल 368 का संबंध किससे है?
संविधान संशोधन से। किससे है? संविधान संशोधन से है। अनुच्छेद 368 जो कि भाग 20 का पार्ट है, वहां तक पहुंचेंगे तो हम लोग इन सब चीजों को देखेंगे। देखिए संसद और करेगी क्या? संसद अनुच्छेद 368 में संशोधन करके, किसमें? 368 में संशोधन करके क्या करेगी उसको देखिए। एक संशोधन किया कि नवें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के द्वारा बेरूबाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया। देखिए जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो जो सीमा क्षेत्र था उसका निर्धारण किया गया, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा था जो कि बेरूबाड़ी, उसको जो है पाकिस्तान के क्षेत्र में उसको जाना था। तो जाने के लिए तो ऐसा था नहीं कि आप उसको डायरेक्ट कह देते कि ये आपका क्षेत्र है, उसके लिए संविधान संशोधन करना अनिवार्य था। तो वही बेरूबाड़ी यूनियन के मामले में 1960 में एक संशोधन किया गया, जो 9वां संविधान संशोधन था, कर बेरूबाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। नेक्स्ट देखिए क्या हुआ। फिर 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 पारित हुआ। क्या कि कुछ भारतीय क्षेत्र किसको दे दिया गया? बांग्लादेश को। बांग्लादेश से कुछ ऐसे राज्य क्षेत्र से जिनमें दिक्कतें आ रही थी, उसके कारण ऐसा किया गया। तो आप लोग से मतलब कितना इतना है कि आप संविधान संशोधन याद रखिए किस मामले में या किस मैटर को लेकर हुआ था। 9वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? बेरूबाड़ी यूनियन से संबंधित। वर्ष क्या था? 1960। 100वां संविधान संशोधन नियम किससे संबंधित? आप बता सकते हैं बांग्लादेश से संबंधित। वर्ष भी आप लोग ध्यान रखिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या है उसको देखिए। आपने 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, अब यहाँ 4 की चर्चा करने जाते हैं कि अनुच्छेद 4 है क्या। अनुच्छेद 4 में कोई बहुत खास चीज नहीं दी गई। संसद देखिए, संसद द्वारा अनुच्छेद 2 तथा 3, संसद द्वारा अनुच्छेद 2 तथा 3 के प्रयोजनों के लिए जो भी विधि बनाई जाएगी, संसद जो भी विधि अनुच्छेद 2 या 3 के तहत बनाएगी, वो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जो भी विधि संसद बनाएगी वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, या संविधान संशोधन करने वाली विधि नहीं मानी जाएगी। यही आपका है अनुच्छेद 4। तब आप देखिए कि आपने देखा कि राज्यों का गठन कैसे हुआ। कुछ राज्यों का प्रवेश वर्ष में आपने देखा, कुछ के लिए जो है गठन वर्ष आपने देखा, कुछ संविधान संशोधन करके कुछ राज्य दूसरे देश को सौंपे गए। तो आइए देखते हैं कि क्या जो भाषा राज्य को गठित करने के और कोई भी आधार हो सकते हैं, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ करते हैं। तो पहला देखिए दिया है एक लाइन कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। ये भी एक प्रकार है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन देखिए क्या किया जा सकता है। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं कि है क्या इसमें। देखिए यहाँ जो चीजें निर्धारित की गई हैं आप उसको ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि चीजों को बहुत ही सरल और छोटे तथ्यों के द्वारा यहाँ समाहित किया गया है। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी चीजें मैं एक को रिलेट करके एक चीजें एक दूसरे से बताता जाऊंगा, आप उसको ध्यान से सुनते जाइए बस। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। देखिए दक्षिण के भाषाई लोग, कहाँ के? जो दक्षिण के भाषाई लोग हैं वो किए क्या कि भाषा के आधार पर अपने लिए एक अलग राज्य की मांग करना शुरू कर दिए। अब देखिए जब भाषा के आधार पर राज्यों की मांग शुरू कर दिए तो फिर हुआ क्या। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक कमेटी का गठन किया। किसका गठन किया? एक कमेटी का गठन किया। कमेटी का नाम आप लोग याद रखिए कि एस.के. धर समिति 1947। सवाल पूछेगा कि एस.के. धर समिति कब गठित की गई? 1947 में। अब किस लिए की गई आइए हम लोग देखते हैं। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने न्यायमूर्ति एस.के. धर, न्यायमूर्ति कौन थे? एस.के. धर। राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय, कितनी? 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत, 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत का गठन किया। सवाल यहां से बनेगा एस.के. धर समिति का गठन कब? तो आप बता सकते हैं वर्ष 1947। एस.के. धर समिति जो गठित की गई थी उसमें कितने सदस्य शामिल थे? तो आप बताइए कि उसमें 4 सदस्य शामिल थे। जो आयोग का नाम क्या था? तो आप बता सकते हैं कि भाषाई प्रांत का गठन किया गया। तो जो एस.के. धर समिति ने थी इसने अपनी रिपोर्ट दी। एस.के. धर समिति की रिपोर्ट कब आई? 1948 में। 47 में कमेटी गठित हुई, 1948 में रिपोर्ट आया। रिपोर्ट में क्या आया देखिए। रिपोर्ट में क्या लिखता है समिति कि भाषा के आधार पर, भाषा के आधार का विरोध किया। मतलब कमेटी ने यह कहा कि भाषा को आधार बनाना गलत है किसी भी राज्य को बनाने के लिए, कि भाषा के आधार का विरोध किया तथा साथ ही देखिए प्रशासनिक, भौगोलिक और वित्तीय विकास के आधार पर बनाने का सुझाव दिया।
कमेटी ने किया क्या, भाषा के आधार पर चीज़ों का विरोध किया और कौन से ऐसे आधार बताए जिनके आधार पर राज्यों का बनाया जा सकता है, उनका गठन किया जा सकता है। आप देखिए प्रशासनिक, भौगोलिक और वित्तीय आधार बनाने का प्रश्न कहाँ से बनेगा आप देखते रहिए। 47 में कमेटी गठित हुई, इसके अध्यक्ष समिति 4 सदस्यीय, भाषाई प्रांत का गठन। 1948 में रिपोर्ट आई जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया तथा साथ ही प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय आधार बनाने का सुझाव दिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। लेकिन विरोध लगातार जारी रहा, यहीं पर चीज़ें खत्म नहीं हुई और उस समिति के माध्यम से बहुत ज़्यादा चीज़ स्पष्ट नहीं हो पाई कि राज्यों का गठन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। इसी संदर्भ में एक और कमेटी गठित की गई। कब की गई है उसके देखिए। एक और समिति का गठन, समिति का नाम क्या, जेबीपी समिति का गठन किया गया 1949 में, मतलब 1949 में। 1949 में कमेटी का गठन किया गया। पूछेगा कि जेबीपी समिति का गठन कब, 1949 में। जेबीपी समिति में कितने सदस्य शामिल, तो 3 सदस्य शामिल। सदस्यों के नाम आप लोग ध्यान दीजिए क्या क्या हैं। जवाहरलाल नेहरू 1, सरदार वल्लभ भाई पटेल 2 और पट्टाभी सीतारमैया 3। कमेटी में 3 ही लोग शामिल थे। तीनों के नाम आप लोगों ने देख लिए, 3 कौन कौन से वो सदस्य थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसी वर्ष 1949 में ही रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की। अब प्रस्तुत की रिपोर्ट में लिखा क्या गया आप उसको देखिए कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। देखिए जो इसके अध्यक्ष समिति थी उन्होंने भाषा के आधार पर इसका विरोध किया और जेबीपी समिति ने भी इसका भाषा के आधार पर विरोध किया, लेकिन इन्होंने एक लाइन और जोड़ दी उसमें और उसी से जो है चीज़ें बदल गई। देखिए क्या हुआ, अस्वीकार कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि लोकतांत्रिक देश, जैसा कि आप जानते हैं लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जनता में ही संप्रभुता सारी निहित है, तो लोकतांत्रिक देश होने के कारण यदि व्यापक पैमाने पर इसकी मांग उठती है तो सरकार को इस भावना का सम्मान करना चाहिए। देखिए यही वो लाइन है जहाँ से राज्यों के पुनर्गठन की मांग का एक रास्ता प्रशस्त हुआ। भाषा के आधार पर तो उन्होंने स्वीकार कर दिया, लेकिन कहा कि अगर किसी व्यापक पैमाने पर इसकी मांग होती है तो सरकार को इसका सम्मान करना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जेबीपी समिति की रिपोर्ट थी। उसके बाद हुआ क्या, देखिए जहां सरकार कमेटी गठित कर रही थी भाषाई लोगों के लिए, वहीं मद्रास में जो है तेलुगु भाषाइयों के लिए, कहाँ पे, मद्रास में तेलुगु भाषाइयों के लिए एक व्यक्ति थे। देखिए किनके लिए, तेलुगु भाषाइयों के लिए। नाम याद रखिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन थे वो जो तेलुगु भाषाइयों के लिए वहाँ पे आमरण अनशन किया। तो उनका नाम था पोट्टी श्री रामल्लू। पोट्टी श्री रामल्लू ने आमरण अनशन किया। किस लिए अनशन किए आप जानते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन करने के लिए अनशन किया, जिनका 56 दिन बाद देखिए 1952 में निधन हो गया। 15 दिसंबर 1952 में इनका निधन हो गया। किनका निधन हो गया, आमरण अनशन कर पोट्टी श्री रामल्लू जो आमरण अनशन बैठे थे, 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। और देखिए दोस्तों जब मृत्यु हुई तो उसका परिणाम क्या निकला, इसके परिणाम स्वरूप तेलुगु भाषाइयों के लिए अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। सरकार यहाँ झुकी और तेलुगु भाषाइयों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य का अलग गठन कर दिया। तो क्वेश्चन बनाने वाला आपसे ये पूछेगा कि बताइए कि भाषा के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट याद रखिए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश। और वर्ष कौन सा था, 1 अक्टूबर 1953। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953। तो देखिए पहला एक राज्य तो गठित हो गया। अब क्या हुआ, जगह जगह इसकी मांग उठने लगी। इस संदर्भ में सरकार ने और कदम उठाए और एक कमेटी का गठन किया। वो कमेटी कौन थी आप लोग उसको देखिए। सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया। देखिए अगर पूछेगा इसी राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 में गठित हुई, इसी का एक और नाम है, इसी का नाम क्या है, फजल अली आयोग। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसी का नाम फजल अली आयोग है। अगर पूछा कि फजल अली आयोग किस वर्ष गठित हुआ तो आप जानिए 1953। अगर पूछा राज्य पुनर्गठन आयोग कब पारित हुआ है, कब बना, तो आप बता सकते हैं 1953। दोनों एक ही बातें हैं, ठीक। ये भी 3 सदस्यीय कि फजल अली आयोग में कितने सदस्य शामिल, 3 सदस्य। पहला कौन, फजल अली, यही उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष। जो कमेटी बनी 1953 में, अगर पूछा उसके अध्यक्ष कौन, तो आप बता सकते हैं फजल अली। दूसरा KM पडिक्कर, तीसरा हृदयनाथ कुंजरू। याद रखिएगा अगर पूछा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 में गठित जो गठन हुआ था उसमें जो 3 सदस्य शामिल थे, इनमें से कौन वो सदस्य हैं या कौन वो सदस्य नहीं है, जिनका नाम आप लोग उसमें देख के बना सकते हैं उसको।
देखिए 53 में आयोग गठित हुआ और 55 में इसने रिपोर्ट दी। 53 में आयोग गठित हुआ और 55 में रिपोर्ट आई। रिपोर्ट क्या आई 55, उसको देखिए कि भाषा के साथ साथ देश की एकता, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, वित्तीय, आर्थिक तथा कल्याणकारी योजनाएं जैसे आप राज्य के नीति निषेध तत्व या पंचायती राज जो पढ़ते हैं आप व्यवस्था, उसी के अंतर्गत इन्होंने भाषा के आधार का विरोध नहीं किया, बल्कि ये कहा कि भाषा के साथ साथ ये अन्य चीज़ें जो हैं कि राज्य का गठन तो किया जाए, लेकिन देश की एकता, संप्रभुता, सांस्कृतिक विरासत ये सब प्रभावित न हो, साथ ही साथ कल्याणकारी योजनाओं का करना अनिवार्य या कल्याणकारी योजनाओं की अनिवार्यता को आवश्यक कर दिया। नेक्स्ट देखिए क्या है, उसके बाद एक और आयोग गठित हुआ जिसका नाम क्या था कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। अगर पूछा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, इस वर्ष में राज्य पुनर्गठन 1956 बना और इसने बने हुआ क्या इसके जरिए, आप वो लोग देखिए। जब ये आयोग बना तो 7वां संविधान संशोधन किया गया, संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया और वर्ष जो है 1955 का था। पिछले सत्र में किया गया तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1955 में हुआ, जिसके अंतर्गत देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है कि आखिर जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना था उसने क्या अपनी रिपोर्ट दी या उसने क्या किया राज्यों के संदर्भ में। तो जिसके पहला देखिए, जिसके अंतर्गत राज्यों की 4 श्रेणियां, पहले राज्यों की 4 श्रेणियां हुआ करती थी, क ख ग घ। डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछता था कि राज्यों की पहले कितनी श्रेणियां, तो आप बता सकते हैं राज्यों की 4 श्रेणियां को समाप्त किया गया। प्रश्न बना पहले राज्यों की कितनी श्रेणियां 4, या राज्यों की जो 4 श्रेणियां थी उनको किस वर्ष में खत्म किया गया, तो आप बता सकते हैं 1956 में इसको खत्म किया गया। दूसरा इन्होंने क्या किया, 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। साथ ही इन्होंने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया, और यही था आपका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में जो भी चीज़ें दी गई हैं यही आपका है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें। और हमारा ये चैनल का नाम आप जानते हैं एजुकेशन परिवार, जो कि हमेशा आपके साथ खड़ा है। तो हम आपके लिए ऐसी ही एक से एक वीडियो पॉलिटी के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।